आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे सेवाओं की भारतीयकरण पर। बाबा साहब ने बहुत क्रांतिकारी अपने विचार जो दिए थे, कल के अम्बेडकर संदेश में हमने आपके समक्ष रखा था। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए भारतीयकरण और पिछड़े वर्गों के दावे, यानी कि आज हम लोग ओबीसी के बारे में बात करने वाले हैं। ओबीसी के बारे में बाबा साहब के क्या विचार हैं। भारतीयकरण यानी कि जो यहाँ पर सिविल सर्विसेज हैं, लोक सेवाएं हैं, उनमें अभी तक तो विदेशी लोगों को ही भर्ती किया जाता था। बाबा साहब का कहना है कि इस लोक सेवा का भारतीयकरण किया जाए, यानी कि भारतीयों को भर्ती किया जाए। लेकिन यहाँ पर पिछड़े वर्गों के बारे में क्या विचार है बाबा साहब का, आज का अम्बेडकर संदेश मुख्यतया इसी बिंदु पर हम फोकस करने वाले हैं। तो सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से पेज नंबर 97 से 100 तक हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर यानी कि BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से हम आपकी सेवा में अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भाषा लिखते हैं कि ये सर्वविदित है कि देश की लोक सेवाएं जहां तक कि उनके द्वार भारतीयों के लिए खुले हैं, विभिन्न परिस्थितियों के कारण ब्राह्मणों तथा उनसे जुड़ी जातियों के लिए सुरक्षित शिकारगाह बन गई हैं। गैर ब्राह्मण, दलित वर्ग और मुसलमान वस्तुतः उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। लोक सेवाओं में अपना समुचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए वे तीव्र आंदोलन चला रहे हैं। इस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए वे चयन द्वारा नियुक्ति की प्रणाली को खुली प्रतियोगिता द्वारा नियुक्ति से बेहतर समझते हैं। ब्राह्मण और उनसे जुड़ी जातियां उसका जोर शोर से विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि राज्य के हित में ये वांछनीय है कि सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों के संबंध में दक्षता एकमात्र मापदंड होना चाहिए और जाति अथवा नस्ल को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। ये बात कौन कहता है? ब्राह्मण और उनसे संबद्ध जातियां कहती हैं। यानी कि अपर कास्ट के लोग नहीं चाहते हैं कि रिजर्वेशन लागू हो, प्रतिनिधित्व लागू हो। मेरे साथी हमेशा विरोध किया। वो सिर्फ और सिर्फ दक्षता एकमात्र मापदंड मानते। तब बाबा साहब कहते हैं ये मानकर कि शिक्षा संबंधी योग्यता ही एकमात्र मापदंड है जिससे दक्षता मापी जा सके, वे आग्रह करते हैं कि सार्वजनिक पदों को केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर ही भरा जाए। कहा जाता है कि ऐसी प्रणाली दक्षता के लक्ष्यों को पूरा करती है और लोक सेवाओं में पिछड़े वर्गों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं लगाती। प्रतियोगी परीक्षाएं सभी जातियों तथा नस्लों के लिए खुली हैं। यदि इन जातियों का कोई उम्मीदवार वांछित कसौटी पूरी करता है तो वह भी परीक्षा में बैठ सकता है। भाषा आगे लिखते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस प्रश्न पर ब्राह्मणों और उनसे जुड़ी जातियों के रवैये में निष्पक्षता का आभास है। यानी कि वो जब ये बात कहते हैं कि दक्षता आधारित भर्ती होनी चाहिए लोक सेवाओं में, तो बाबा साहब कहते हैं ये तो उनकी निष्पक्षता का आभास जरूर यहाँ पर मिलता है। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रणाली सभी जातियों और नस्लों के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में निष्पक्ष सिद्ध हो सकती हैं, परंतु उन परिस्थितियों की पूर्व अपेक्षा है कि सरकार की शिक्षा प्रणाली पर्याप्त लोकतांत्रिक हो और शिक्षा की सुविधाएं पर्याप्त रूप से व्यापक हों और उन सभी वर्गों को पर्याप्त रूप से सुलभ हों जिनमें से लोक सेवा के लिए अच्छे उम्मीदवार प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। अन्यथा निश्चित है कि खुली प्रतियोगिता की प्रणाली के बावजूद बहुत सारे वर्ग इसकी परिधि से बाहर रह जाएंगे। जाहिर है कि भारत में यह बुनियादी परिस्थिति है ही नहीं। अतः पिछड़े वर्गों से ये कहना कि वे लोक सेवाओं में प्रवेश के साधन के रूप में प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों पर भरोसा करें, उनके साथ छल करना है और ये नितांत उचित है कि पिछड़े वर्गों ने छले जाने से इनकार कर दिया है। तो इस तरह से बाबा साहब यहाँ पर उन परिस्थितियों को याद दिलाते हैं जिन परिस्थितियों से विभिन्न वर्ग, खासकर पिछड़े वर्ग गुजरे हैं।
विशिष्ट परिस्थितियों की बात भाव साहब करते हैं यहाँ पर। और शिक्षा प्रणाली पर्याप्त लोकतांत्रिक हो, शिक्षा की सुविधाएं पर्याप्त रूप से व्यापक हों और उन सभी वर्गों को पर्याप्त रूप से सुलभ हों जिनमें से लोक सेवा के लिए अच्छे उम्मीदवार प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, यदि हम शिक्षा के अवसर समान रूप से उपलब्ध करा दें सभी वर्गों के लिए, चाहे वो पिछड़े वर्ग हों, दलित वर्ग हों या अपर कास्ट के लोग हों, सभी को अगर समान रूप से शिक्षा के अवसर उपलब्ध हों, तो फिर हम उनको खुली प्रतियोगिता के लिए अगर कहेंगे कि वो खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भर्ती हों लोक सेवाओं में, तो बाबा साहब कहते हैं तो उचित होगा। लेकिन अगर शिक्षा के अवसर समान रूप से सुलभ नहीं कराए जाते हैं सभी वर्गों को समान रूप से, जैसा कि वर्तमान में भी आप देख रहे होंगे, एक बहुत महंगी शिक्षा है जो आम नागरिक, यूँ कहें कि सामान्य नागरिक देश का नहीं प्राप्त कर सकता। इतनी महंगी शिक्षा है। दूसरी तरफ सस्ती भी है लेकिन समान अवसर नहीं है। समान अवसर यहाँ पे नहीं है। इस तरह से यही बात यहाँ पर निकल कर आती है कि जब समान अवसर शिक्षा के नहीं है तो ऐसे में प्रतिनिधित्व होना जरूरी है, रिजर्वेशन होना जरूरी है। और वो यहाँ पिछड़े वर्गों की बात बाबा साहब करते हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं कि यदि हम ये मानकर चलें कि पिछड़े वर्ग खुली प्रतियोगिता के सहारे लोक सेवाओं में प्रवेश नहीं कर सकते, तो विचार के लिए पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या पिछड़े वर्गों को किसी रियायत की जरूरत है? जब तक वे अपने पक्ष का भली भांति प्रतिपादन नहीं करते तब तक वे भर्ती के मान्य सिद्धांतों में विशुद्ध दक्षता के अलावा अन्य किसी आधार पर संशोधन की आशा नहीं कर सकते। इस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछड़े वर्गों के दावे में दम है। पर सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग लोक सेवा में भर्ती के लिए सिर्फ दक्षता पर बल देते हैं उन्हें इस बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं दिख पड़ता कि आधुनिक काल में प्रशासन का क्षेत्र क्या है। उन्हें तो बस यही लगता है कि प्रशासन तो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने की प्रक्रिया भर है। इसमें संदेह नहीं है कि वह प्रशासन क्षेत्र और महत्व के बारे में अति अधूरी अवधारणा है। आधुनिक काल में प्रशासन का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है कि राज्य के नियमों की जानकारी के लिए कानूनों की छानबीन की जाए, बल्कि उससे कहीं अधिक व्यापक है। अक्सर समय के तकाजे पर यह सुविधा के लिए किसी सरकारी विभाग को आजकल नियम रचना के व्यापक अधिकार सौंपे जाते हैं ताकि वे किसी खास कानून का पालन करा सकें। ऐसी स्थितियों में यह स्पष्ट है कि प्रशासन का अर्थ केवल कानून लागू करना ही नहीं है, उसका काम ऐसे नियम बनाना भी है जिन्हें कानून की शक्ति प्राप्त हो, वह उनका पालन भी कराता हो। प्रत्यायोजन द्वारा विधायन की यह प्रणाली सभी आधुनिक सरकारों की अति सामान्य प्रथा बन गई है और आशा है कि आने वाले वर्षों में वह और पनपेगी। इसे निर्विवाद रूप से स्वीकार करना ही होगा कि जनता के विशाल वर्गों के कल्याण से संबंधित नियम निर्माण के ऐसे व्यापक अधिकार निरापद रूप से ऐसे प्रशासकों के हाथों में नहीं सौंपे जा सकते जो किसी वर्ग विशेष के हैं। वस्तुतः इस वर्ग के उद्देश्य और हित शेष जनवर्ग से भिन्न है। ये वर्ग विशेष अन्य वर्गों में व्याप्त चेतन शक्तियों से हमदर्दी नहीं रखता, उनकी जरूरतों, दुख दर्द, इच्छाओं को नहीं समझता, उनकी आकांक्षाओं के प्रति बैर भाव रखता है। इसका सीधा सा कारण है कि उसे शिक्षा की इस कसौटी के आधार पर श्रेष्ठ ठहराया जाता है। बस आगे लिखते हैं कि लेकिन यदि मान भी लें कि प्रशासन केवल विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने की प्रक्रिया भर है, फिर भी इससे पिछड़ी जातियों का पक्ष तनिक भी निर्बल नहीं होता, क्योंकि जो अधिकारी एक जाति विशेष से आते हैं और जिन्हें लोक कर्तव्य के प्रति निष्ठा से जातीय प्रतिष्ठा अधिक प्यारी होती है, वे अपनी जाति के हित संवर्धन के लिए अपने पदों का सहज ही दुरुपयोग कर सकते हैं। वे आम जनता का हित नहीं देखते। मामलादार के सामान्य उदाहरण को ही लें, जो काश्तकारी के लिए सरकारी जमीनों को पट्टे पर देने के कानून को लागू करता है। इसमें संदेह नहीं कि वह केवल कानून को लागू करता है, परंतु उसे लागू करते समय वह अपनी रुचि के अनुसार पट्टेदारों का चयन कर सकता है और इस बात की बहुत संभावना है कि वह पट्टेदारों के विरुद्ध ऐसे आधारों पर निर्णय कर ले जो वास्तव में तो सांप्रदायिक हों पर देखने में असांप्रदायिक हों। जनगणना के प्रभारी अधिकारी के एक अन्य उदाहरण को लें, वह विभिन्न जातियों की नामावली और उनकी सामाजिक स्थिति के प्रश्नों का निर्णय करता है। इस विभाग का प्रभारी अधिकारी एक जाति विशेष का होने के कारण अपने प्रशासन के दौरान प्रतियोगी जाति के साथ अन्याय कर सकता है और संभवतः वह उसे उचित नाम
वह दर्जा न दे। मुख्यतः नस्ल व जाति के आधार पर पक्षपात आम बात है। भले ही बहाने के रूप में कोई अन्य सत्य आभासी आधार खोज लिया जाता है, लेकिन मैं मद्रास प्रेसिडेंसी के विश्वकर्माओं का एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। उन्होंने 1924 में सुधार जांच समिति को एक पत्र लिखा था। उसमें उसका वर्णन है। उसमें शिकायत की गई थी मद्रास कार्यकारी परिषद के एक ब्राह्मण सदस्य तब श्री पी शिवास्वामी अय्यर ने, जब वह विधि विभाग के प्रभारी थे, एक सरकारी आदेश जारी किया जिसमें विश्वकर्माओं के नाम के साथ आचार्य जोड़ने पर ऐतराज किया गया, जबकि आमतौर से विश्वकर्मा नाम के साथ आचार्य लिखते हैं, और उसके स्थान पर आस्त्र लगाने का आदेश दिया, जिसका मतलब है सरेआम घृणास्पद संबोधन। यद्यपि विधि सदस्य के इस आदेश को उचित ठहराने की न तो आवश्यकता थी और न ही प्राधिकार था, फिर भी विधि विभाग ने सरकारी आदेश प्रकाशित करा दिया, जैसे कि वह बर्तनी अशुद्धि समिति की सिफारिश हो। दुर्भाग्य की बात है कि समिति के अधिकांश गैर सरकारी सदस्य ब्राह्मण जाति के थे। उन्होंने अपने साथी जातियों का सम्मान करना तो कभी सीखा ही नहीं था, ना ही कभी उन्होंने हमें निर्णय के आधार से सूचित किया। यह तो अंधेरे में छुरा भोंकना हुआ। ये अवश्यंभावी है। निश्चय ही जाति राज का अर्थ है जाति हित और जाति विद्वेष के आधार पर राज करना। हमारे साथ बाबा साहब लिखते हैं कि निश्चय ही जाति राज का अर्थ है, यानी कि जाति राज का अर्थ क्या है? जाति हित और जाति विद्वेष के आधार पर राज करना। यदि ऐसे ही परिणाम निकलेंगे तो हर ईमानदार व्यक्ति के मन में ये सवाल उठेगा कि क्या दक्ष प्रशासन ने हमें उत्तम प्रशासन भी प्रदान किया है? यदि नहीं तो उपाय क्या है? मेरा विचार है कि ब्राह्मण तथा संबद्ध जातियों के अधिकारियों के वर्ग पक्षपात से उपजे अलाभों का पलड़ा उनकी दक्षता से उपजे समूचे लाभों के पलड़ से भारी है। कुल मिलाकर उन्होंने लाभ से ज्यादा हानि पहुंचाई है। इसके बारे में मेरे विचार से एक उपाय यह है कि लोक सेवा में विभिन्न जातियों के लोगों का समुचित सम्मिश्रण हो। इससे हो सकता है कि थोड़ी बहुत अदक्षता आए, परंतु इससे वर्ग पक्षपात का दोष दूर करने का अति उपयोगी उपाय मिल जाएगा। देश में इस समय जो सामाजिक संघर्ष चल रहे हैं उनके संदर्भ में ये और भी आवश्यक है। ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों, हिंदुओं और मुसलमानों तथा अस्पृश्यों के बीच सभी असमानताएं मिटाने और समानता लाने का जो कठोरतापूर्ण संघर्ष चल रहे हैं उसे न तो जज अछूते रहेंगे और न ही मजिस्ट्रेट, सिविल सेवक और न पुलिस अधिकारी। संघर्ष जातियों के लोग होने के कारण उनमें पक्षपात आना अनिवार्य है। नतीजा यह होगा कि अपने सेवकों के प्रति जनता के विश्वास को गहरा आघात लग सकता है। मेरे साथियों, यहाँ पर आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहाँ रोकेंगे और इसी विषय को कंटिन्यू करेंगे कल भी, यानी कि कल इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे और नया टॉपिक, बहुत सुंदर सा टॉपिक कल के बाद शुरू हो जाएगा। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे साथियों, आसानी से आंसर आप कर सकते हैं। बाबा साहब ने अभी बताया यहाँ पर जस्ट इसी पैराग्राफ में कि जाति राज का अर्थ बताया बाबा साहब ने। आपको बताना है आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न कि जाति राज का अर्थ क्या है। जाति राज के अर्थ को आपको कमेंट सेक्शन में बताना मेरे साथियों। आज के अम्बेडकर संदेश को इस निवेदन के साथ कि अपने स्तर से आप जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथियों, ईमानदारी से कोशिश कीजिएगा। और इसी के साथ अब दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप। एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता क्रम मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है,
आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।